हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज़र्ट रोज़ साइकिस। मेरा नाम अली हसन है। मैं एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे वुमेन्स इंटरजेनरेशनल अप्रोच, जिसे हम द थ्योरी ऑफ फैमिली सिस्टम्स भी कहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं, जिसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है फिलोसफर के बारे में जिन्होंने ये थेरेपी दी। जो इनके फादर हैं वो मरे बुवन हैं, जिन्होंने 1930 से 1990 तक जो उनका अर्ली वर्क था वो चिल्ड्रन के साथ था, जो शिज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे थे। और उनकी फैमिलीज़ के साथ मैनीगर क्लिनिक में उनका जो वर्क था, उन्होंने जो किया था उनके साथ, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा। क्योंकि फैमिली थेरेपी सिस्टम के जो डेवलपमेंट में बुवन का जो सिस्टम था, थ्योरी अप्रोच बाकी फैमिली थेरेपी थ्योरी से काफ़ी अलग था। क्योंकि उन्होंने फैमिली के इमोशनल सिस्टम को और इस सिस्टम की हिस्ट्री को एम्फसाइज किया। अब ये हिस्ट्री फैमिली डायनामिक्स के थ्रू ट्रेस की जा सकती है, जो पेरेंट्स के फैमिली से लेकर उनके ग्रैंड पेरेंट्स की फैमिली तक जाती है। अब भुवन का जो खास इंटरेस्ट ये था कि किस तरह से फैमिलीज अपनी इमोशनैलिटी को एक स्पेसिफिक फैमिली मेंबर पर प्रोजेक्ट करती हैं, और वो फैमिली मेंबर कैसे दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ रिएक्ट करता है। अब भुवन का पूरा जो फैमिली काम करने से ज़्यादा पेरेंट के साथ काम करना पसंद था। उनका मानना था कि एक कोच की तरह वो पेरेंट्स की मदद करते हैं, ताकि वो अपने बेहतर तरीकों से अपने एक दूसरे और अपने बच्चों के साथ बिहेव करें, और फैमिली के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव है इमोशनैलिटी है उसे कम कर सकें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ फैमिली सिस्टम्स पर। ये मरे भुवन की थ्योरी थी, इसको हम डिटेल से समझेंगे। अब भुवन की थ्योरी ऑफ फैमिली सिस्टम इस बात पर मबनी है कि हर इंडिविजुअल अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को अपनी फीलिंग से अलग करने में कैसे महारत रखता है। अब ये कॉन्सेप्ट फैमिली प्रोसेस पर भी अप्लाई होता है, और ये समझने में मदद करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल स्ट्रेस को फैमिली के दूसरे मेंबर्स पर प्रोजेक्ट करते हैं। अब भुवन ने खास तौर पर फैमिली मेंबर्स के बीच के जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स को स्टडी किया, जैसे पेरेंट्स और उनके बच्चे। उनका ये कहना था कि जब फैमिली मेंबर्स का स्ट्रेस एक दूसरे पर होता है, तो वो कैसे उस स्ट्रेस को कोप करते हैं। ये उनका एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। अब भुवन को ये भी एक कंसर्न था कि कैसे बच्चे अपनी फैमिली से इमोशनली और कभी-कभी फिजिकली डिस्टेंस बना लेते हैं। अब ये डिस्टेंस इमोशनली कट ऑफ की एग्जाम्पल हो सकती है। अब भुवन का ये मानना था कि जब फैमिली मेंबर्स की एंजाइटीज और इमोशनल स्ट्रेस एक दूसरे पर प्रोजेक्ट होता है, तो ये उनके इंटरेक्शन को शेप करता है, और कई दफ़ा ये डिसफंक्शनल फैमिली डायनामिक्स को भी क्रिएट करता है। एक और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो वुमन की थ्योरी का एक हिस्सा है, वो ये है कि फैमिली अपने साइकोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को कई जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये मल्टी जनरेशनल ट्रांसमिशन का ऐसा प्रोसेस है, जिसमें पूरी फैमिली की इमोशनल हिस्ट्री अगले जनरेशन तक पहुंच जाती है या पहुंचती है, जो फ्यूचर में फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अब भुवन का ये व्यू फैमिली इंटरेक्शंस मल्टी जनरेशन ट्रांसमिशन के बारे में एक ओरिजिनल पर्सपेक्टिव देता है, जो ह्यूमन फैमिली डायनामिक को बेहतर समझने में मदद करता है। अब भुवन की फैमिली थेरेपी सिस्टम में 8 कोर कॉन्सेप्ट हैं, जो उसकी थ्योरी को समझने में मदद करते हैं। ये कॉन्सेप्ट फैमिली डायनामिक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल फंक्शनिंग और डिफरेंटेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। भुवन का ये कहना था कि अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर उनको फैमिली डायनामिक में अप्लाई करें, तो हम डिसफंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें रिपेयर करने में मदद भी मिल सकती है। तो एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है डिफरेंटेशन ऑफ सेल्फ। अब डिफरेंटेशन ऑफ सेल्फ का मतलब है अपने इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेसेस को अलग करना। ये कॉन्सेप्ट बोवन की फैमिली थेरेपी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बोवन कहते हैं कि जब हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम अपने आप को अच्छी तरह समझ पाते हैं। अगर हम अपने थॉट्स और फीलिंग को अलग नहीं कर पाते, तो हमारे बीच फ्यूजन हो जाता है,
जो किसी भी फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब डिफरेंशिएटेड इंसान अपने ओपिनियंस और अपनी आइडेंटिटी को क्लियरली समझता है। जैसे अगर एक फैमिली में 10 साल की और एक 12 साल की 2 बेटियां हैं, तो जो 10 साल की है, वो अपने आप को ज़्यादा क्लियरली समझ पाती है, डिफरेंशिएटेड। जबकि 12 साल की बेटी अपनी फीलिंग्स को एक्यूरेटली एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ये फ्यूज्ड है। ये फ्यूजन फैमिली के बीच कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। जितनी ज़्यादा फ्यूजन होती है, उतना ही ज़्यादा ट्राईएंगुलेशंस के चांस होते हैं। सेकंड है ट्राईएंगुलेशन। अब ट्राईएंगुलेशन एक ऐसी फिनोमिनन है जो फैमिली में स्ट्रेस के टाइम होती है। भुवन कहते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो वो स्ट्रेस को कम करने के लिए तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करते हैं। अब ये तीसरा इंसान उनकी टेंशन को डायलेट करने की कोशिश करता है। जैसे अगर एक फैमिली में दो लोग लड़ रहे हैं, तो वो किसी और फैमिली मेंबर जैसे भाई, माँ या चाचा को इन्वॉल्व कर लेते हैं। भुवन का कहना था कि जब फैमिली में टेंशन हो, तो वो इंसान जो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होता, वो कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होता है ताकि टेंशन को कम किया जा सके। ये ट्रायंगुलेशन सिर्फ फैमिली तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि दोस्तों, रिश्तेदारों या थेरेपिस्ट तक को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। भुवन कहते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ टेंशन में होते हैं, तो तीसरा इंसान उनकी रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए इन्वॉल्व होता है। अब फैमिली के साइज के हिसाब से ज़्यादा ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं। स्टेप फैमिलीज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती हैं, जहां हर एक फैमिली मेंबर अलग-अलग ट्रायंगल्स में शामिल हो जा सकता है। अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो वो तीसरे फैमिली मेंबर को अपनी टेंशन को कम करने के लिए बुला रहे हैं। तो अगर तीसरा इंसान न्यूट्रल रहे और बीच का इशू रिजॉल्व करे, तो टेंशन कम हो सकती है। लेकिन अगर तीसरा इंसान इमोशनल हो जाए या अनफेयर हो, तो टेंशन बढ़ सकती है। इसलिए थेरेपी में भी इम्पोर्टेंट है कि जब थेरेपिस्ट फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा हो, तो वो क्लियर और डिफरेंशिएटेड मैनर में ट्रायंगुलेशन करे, ताकि फैमिली के अंदर के जो पैटर्न्स को समझ सके और उनको एड्रेस कर सके। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट, डिफरेंटेशन ऑफ सेल्फ और ट्रायंगुलेशन, भुवन की थ्योरी को कोर पार्ट है, जो फैमिली डायनामिक्स और इंडिविजुअल रूल को समझने में मदद करते हैं। जब हम इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो हम अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स में बेहतर कम्युनिकेशन और इमोशनली बैलेंस ला सकते हैं। थर्ड है न्यूक्लियर फैमिली इमोशनल सिस्टम। जब हम फैमिली को एक सिस्टम के तौर पर देखते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली इमोशनल सिस्टम उस टाइम स्टेबल नहीं रहता, जब तक हर मेंबर अच्छे से डिफरेंशिएटेड ना हो। अब भुवन 1978 में उनका कहना था कि जनरली स्पोसेस अपने पार्टनर को उसी लेवल का चूज करते हैं जहां उनका मतलब डिफरेंटिएशन होता है। अगर दो लोग लो लेवल के हैं, तो वो शादी करते हैं, तो ये मुमकिन है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हाईली फ्यूज हो जाते हैं, और जब उनके बच्चे होते हैं, तो पूरी फैमिली फ्यूजन में चली जाती है। फोर्थ है फैमिली प्रोजेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या है, जब मैरिज पार्टनर्स में डिफरेंटेशन का लेवल लो होता है, तो वो अपनी स्ट्रेस को अपने किसी एक बच्चे पर प्रोजेक्ट करते हैं, जिसे भुवन फैमिली प्रोजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। ये टिपिकली वो बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अब ये बच्चे अपनी फीलिंग्स और इंटेलेक्ट को डिफरेंशिएट करने में मुश्किल महसूस करते हैं, और फैमिली से सेपरेशन में उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर एक बच्चा स्कूल जाने से इनकार करता है और घर पर रहना चाहता है, तो इसे ये माना जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ फ्यूज्ड है। फैमिली प्रोजेक्शन जो प्रोसेस है की इंटेंसिटी और उन पेरेंट्स की डिफरेंटेशंस का जो लेवल है, और फैमिली के स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करती है, ये याद रखिएगा। फिफ्थ स्टेज है इमोशनल कट ऑफ। जब बच्चे फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो अपने आप को इमोशनल कट ऑफ के ज़रिए फैमिली से दूर कर लेते हैं। अब ये जो इमोशनल कट ऑफ का मतलब है कि बच्चे अपनी फैमिली से इमोशनली डिस्टेंस हो जाता है उनके अंदर, चाहे वो घर के अंदर रहते हैं, डेली एक्टिविटीज़ में शामिल भी होते हैं। अगर कोई बच्चा इमोशनल कट ऑफ का सामना कर रहा हो,
तो अपने रूम में चला जाता है, लेकिन वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वहाँ रहता है, ना कि स्टडी करने के लिए। ऐसे बच्चे डेली चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स के बीच इमोशनली चार्ज इश्यू होते हैं, तो वो उनसे विथड्रॉ कर जाते हैं। 6th स्टेज है मल्टी जनरेशन ट्रांसमिशन प्रोसेस। 1976 में भुवन ने सिर्फ इमीडिएट फैमिलीज को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने पुरानी जनरेशन को भी एनालाइज किया। उनका कहना था कि जब मियाँ बीवी अपने डिफरेंटेशंस के लेवल के हिसाब से या मुताबिक शादी करते हैं, तो वो अपने स्ट्रेस और अनडिफरेंटेशन इमोशंस को अपने बच्चों तक प्रोजेक्ट करते हैं। अगर भुवन की थ्योरी सही है, तो 6 से 7 जनरेशन के बाद किसी ऑब्जर्वर को बहुत डिसफंक्शनल फैमिलीज मिलेंगी, जो स्ट्रेस के लिए वल्नरेबल होंगी और जहाँ थॉट्स और फीलिंग्स के बीच डिफरेंटेशन नहीं होगा। तो भुवन ने ये भी उनका मानना था कि हर वक्त मियाँ बीवी अपने एग्जैक्ट डिफरेंटेशन लेवल के मुताबिक शादी नहीं करते। बच्चों की इन जनरेशन्स का जो इंटरेक्शन है, बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा था कि जैसे ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेटर पेरेंट और उनके रिलेटिव्स का भी एक इफ़ेक्ट होता है। एक एग्जांपल के तौर पर कि एक ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जो इमोशनल आउटबर्स्ट और डिप्रेशन से गुज़र रहा था, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके बाद के जो जनरेशन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। फिर आता है सिबलिंग पोजीशन। अब भुवन ने ये भी कहा था कि बर्थ ऑर्डर या सिबलिंग पोजीशन जो होती है फैमिली में हर चाइल्ड के रोल को इफेक्ट करता है। उन्होंने 1961 में एक फिलोसोफर थे टोमैन, उनके काम को बड़ा रेफर किया, उसको देखा, स्टडी किया। कहा कि जो सिबलिंग पोजीशन होते हैं मैरिज पार्टनर्स की होती है, जब इनकी मैरिज होती है तो ये पार्टनर्स को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब पेरेंटिंग के तरीके को भी बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब भुवन का जो ज़्यादा फोकस बर्थ ऑर्डर पर नहीं था, बल्कि उनका मानना था कि एक चाइल्ड का अपने सिबलिंग के साथ जो बिहेवियर होता है, वो उसके पेरेंटिंग स्टाइल को भी शेप करता है। अगर एक बड़ा भाई छोटे भाई का ख्याल रखता है, कहता है, ध्यान रखता है, तो वो अपने बच्चों को भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चों के ख्याल रखते हैं फादर, अक्सर उनकी जो मदर्स होती हैं वो अनकेयरिंग होती है, इतनी केयर नहीं करती, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो इसमें ये भी होता है, ये याद रखिएगा। लास्ट स्टेज है सोसाइटल रिग्रेशन। भुवन ने अपने फैमिली सिस्टम मॉडल को सोसाइटी तक एक्सटेंड किया। जैसे फैमिली में अनडिफरेंशिएटेड और इंडिविजुएशंस होती हैं, वैसे सोसाइटी में भी होती है। जब सोसाइटी में स्ट्रेस होता है तो वो रिग्रेसिव हो सकते हैं, जैसे फेमिन, सिविल ऑफस्प्रिंग या पॉपुलेशन ग्रोथ की एग्जांपल है। अब भुवन की थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जब सोसाइटी स्ट्रेस का सामना कर रही होती है, तो लीडर और पॉलिसी मेकर के जो इंटेलेक्ट और इमोशंस के बीच फर्क समझना चाहिए, और सिर्फ इमोशन के बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अब भुवन की जो फैमिली स्ट्रक्चर थ्योरी सिर्फ इमीडिएट फैमिली तक नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल जनरेशन को भी इंक्लूड करती है। अब उनका फोकस था कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का दूसरे फैमिली मेंबर पर क्या इफेक्ट होता है। उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि इंडिविजुअल को अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को अपनी फैमिली से डिफरेंशिएट करना चाहिए, और ये जो एबिलिटी है वो फैमिली मेंबर्स के बीच इम्पैक्ट डालती है। ये व्यू डायरेक्टली रिलेट करता है उनके फैमिली थेरेपी गोल्स के साथ। थेरेपी गोल्स, भुवन की थेरेपी गोल्स पर बात करते हुए उनका जो फोकस हमेशा इस बात पर था कि कैसे पुरानी जनरेशन का असर आज की फैमिली डायनामिक पर होता है, मतलब आज की जनरेशन पर होता है। जब वो फैमिलीज के साथ काम करते थे, उन्होंने ज़्यादा फोकस उन सिम्टम्स पर रखा जो फैमिली मेंबर्स दिखाते थे, और ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि वो फैमिली डायनामिक को समझने की कोशिश करते थे, जो फैमिली मेंबर्स के डिफरेंटेशंस और ट्रायंगुलेशन से रिलेटेड होती थी।
अब उनका गोल ये था कि वो फैमिलीज़ को ओवरऑल स्ट्रेस कम कर सकें उनका, और उन्हें ये समझाएँ कि कैसे फैमिली मेंबर्स अपने इंडिविजुअल और फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा डिफरेंशिएटेड बन सकते हैं। अगर हम टेक्निक्स ऑफ बोवन फैमिली थेरेपी की बात करें, तो बोवन की जो फैमिली थेरेपी सिस्टम था, उसमें एक एवोल्यूशन पीरियड होता है, जो थेरेपी इंटरवेंशन से पहले होता है। अब इस प्रोसेस में फैमिली हिस्ट्री को समझने के लिए एक जीनोग्राम का यूज किया जाता है, जो एक फैमिली ट्री का डायग्राम होता है, जिसमें चिल्ड्रन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, आंट, अंकल्स और दूसरे जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो शामिल होते हैं। अब इस फैमिली चेंज को फैसिलिटेट करते हुए भुवन अपनी समझ को इंटरजेनरेशनल फैक्टर्स के इंटरप्रिटेशन के जरिए यूज करते थे। उन्होंने अपने लिखे गए जितने भी काम है उसमें हमेशा एक कोच की नज़र में अपने आप को दिखाया है, जो पेशेंट की फैमिली सिचुएशन को एनालाइज करने में और उनकी फ्यूचर जितनी भी स्ट्रेटजीज से उसको प्लान करने में उनकी मदद करते थे। वो अक्सर डिट्रिएंगुलेशन पर फोकस करते थे, जो एक टेक्निक है जो स्ट्रेस से डील करने का एक पैटर्न है, पैटर्न को बदलती है। अब भुवन की जो कोचिंग, इंटरप्रिटेशन और डिट्रिएंगुलेशन काफ़ी हद तक फैमिली हिस्ट्री को के इफेक्टिव एवोल्यूशन पर डिपेंड करती थी। लास्ट टॉपिक है, टेक्निक्स को हम एक-एक करके समझने की कोशिश करें, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, इवोल्यूशन इंटरव्यू फर्स्ट है। अब इसमें क्या होता है कि बोवन की जो थेरेपी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी था। अब बोवन ने हमेशा ये वार्न किया कि थेरेपी में शामिल होने के दौरान हमेशा फैमिली के किसी भी साइड को लेने से बचना चाहिए या फिर फैमिली सिस्टम के साथ फ्यूज होने से। अब फैमिली इवैल्यूएशन इंटरव्यू में किसी भी फैमिली मेंबर को शामिल किया जा सकता है। कभी-कभी सिर्फ एक फैमिली मेंबर का इंटरव्यू लेना काफ़ी होता है, अगर वो इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए रेडी हो, और दूसरे फैमिली मेंबर्स को ब्लेम करने की बजाय अपने आप को समझने की कोशिश करें। अब फैमिली हिस्ट्री लेने के दौरान भुवन ने फैमिली की ट्रायंगल्स और फैमिली मेंबर्स के बीच जो एक डिफरेंटेशन लेवल पर फोकस किया। अक्सर एक आइडेंटिफाइड पेशेंट होता है, तो भुवन फैमिली थेरेपिस्ट ये देखते हैं कि फैमिली मेंबर अपनी एंजाइटीज को उस पेशेंट पर कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, और उस पेशेंट का जो फैमिली के साथ रिस्पॉन्स कैसा है। क्या वो पेशेंट दूसरे फैमिली मेंबर से इमोशनली कट ऑफ है। अब फैमिली हिस्ट्री लेने के दौरान थेरेपिस्ट जो होता है फैमिली के बीच रिलेशनशिप जैसे कि सिबलिंग पोजीशंस और पेरेंट की फैमिली ऑफ ओरिजिन के रिलेशनशिप को भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो इंटरजनरेशनल पैटर्न्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए थेरेपिस्ट अक्सर फैमिली रिलेशनशिप को समझने के लिए जीनोग्राम का यूज़ करते हैं। अब जीनोग्राम क्या है? जीनोग्राम एक ऐसा मेथड होता है जिसमें फैमिली को एक डायग्राम के ज़रिए दिखाया जाता है। जैसे कि हम फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं कि एक मदर, फादर, फिर नीचे पूरे बहन-भाई लिखते हैं। स्क्वायर और सर्कल के से मतलब कि जो मेल है वो स्क्वायर और जो फीमेल है वो सर्कल। तो इसी तरह ये भी चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जैसे एज, जेंडर, मैरिज डेट्स, डेथ और ज्योग्राफिकल लोकेशन शामिल होती हैं। अब जीनोग्राम ना सिर्फ एक्सटेंड फैमिली के ओवरव्यू देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि डिफरेंटेशंस के पैटर्न्स कैसे फैमिली ओरिजिन और उसके आगे भी एक्सटेंड होते हैं। जीनोग्राम के ज़रिए हमें हर पैटर्न की एक्सटेंड फैमिली में इमोशनल पैटर्न्स देखने का मौका मिलता है। अब ये ना सिर्फ जीनोग्राम जो होता है, ये इंटीमेसी, ग्रीफ, अल्कोहलिज्म जैसे इश्यूज में भी कपल्स और फैमिलीज के लिए भी किया जाता है, और ये फैमिली रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। अब इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन भुवन की जो फैमिली थेरेपी अप्रोच में जीनोग्राम से ली गई जितनी भी इंफॉर्मेशन को फैमिली मेंबर को समझने के लिए इंटरप्रेट किया जाता है। अब ये थेरेपिस्ट का काम है कि वो फैमिली डायनामिक्स को समझा सके
और उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके जो फैमिली ऑफ ओरिजिन्स के पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब भुवन का कहना था कि थेरेपिस्ट का अपने आप को वेल डिफरेंशिएटेड रखना चाहिए ताकि वो सोचने वाले सवाल कर सके, ना कि सिर्फ इमोशनल सवाल। अगर थेरेपिस्ट इमोशनल ट्रायंगल्स में खुद को शामिल कर लेता है तो वो फैमिली के बीच में अपने प्रोफेशनल रोल को मिस कर सकता है। अब भुवन इसलिए अपने कन्वर्सेशंस को अपने पर रिडायरेक्ट करते थे ताकि वो फैमिली मेंबर्स के बीच में जो आने वाले इमोशनल टेंशन्स को हैंडल कर सके। लास्ट है डी ट्रायंगुलेशन। अब भुवन का एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक डी ट्रायंगुलेशन है। जब पॉसिबल होता था तो वो डायरेक्टली ट्रायंगल के पार्ट को सेपरेट करते थे। फैमिली के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते वक्त वो अक्सर पेरेंट या उनमें से किसी एक मेंबर के साथ काम करते थे ताकि वो अपने इमोशनल स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर सके जो वो अपने चिल्ड्रन या किसी फैमिली मेंबर पर प्रोजेक्ट करते हैं। अब भुवन की थेरेपी में उन्होंने फैमिली के सबसे हेल्थी मेंबर के साथ काम करना पसंद किया, वो जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होते थे या होता था। इस अप्रोच से वो फैमिली में चेंजेस लाने में मदद करते थे। अब भुवन का गोल ये होता था कि वो फैमिली मेंबर का स्ट्रेस को कम कर सके और उन्हें अपनी इमोशंस को समझकर अपने आप को बेटर डिफरेंशिएट कर सके। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।